हेलो। स्टार्ट है भाई। क्लियर है? विजिबल हो रहा है सभी को? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। सो गाइस, आज का अपना टॉपिक है सीटेट के लिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्र से चकपात्रता परीक्षा सीटेट के लिए सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत अपना आज का टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे को हम शुरू से लेके एंड तक समझेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो मेरे भाई, इस टॉपिक वाली जो मैंने क्लास स्टार्ट की है लगभग 5 क्लासेस की हो चुकी हैं और ये 6वीं क्लास है। लगभग 30-35 टॉपिक हम कराएंगे जिसमें आपको कवर अप करा देंगे इन टोटल सीडीपी जो कि 90 मार्क्स की, चाहे आप हिंदी पेडागोगी इंग्लिश पेडागोगी की बात करें सीडीपी की बात करें, सब कुछ इसी में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लगभग 30-35 वीडियोज में हो जाएगा। तो लगभग 5वीं वीडियो है शायद आज की। आज का अपना टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे आज पढ़ लीजिएगा, आज के बाद फिर कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जो सीटेट के अंतर्गत पूछा जाता है खासकर उस पर हमने फोकस किया है और उसको हम आपको पढ़ाने वाले हैं। देखिए, जीन पियाजे की बात करें तो ये जो जीन पियाजे हैं वो कौन है, क्या है, समझते हैं चीजों को। मेरे भाई, टाइम वेस्ट मैं आपका कतई नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम का टाइम है और आपके लिए ये वाला जो टाइम है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो मेरे भाई समझिए, जीन पियाजे क्या है। ये जो है संज्ञानवादी हैं। मेरे भाई, संज्ञानवादी क्या होता है? संज्ञानवादी, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो संज्ञानवाद का सिद्धांत दिया था। संज्ञान का मतलब होता है किसी चीज को जानना। इसको हम बोल सकते हैं कॉग्निटिव। क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं हम कॉग्निटिव। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? कॉग्निटिव बोलते हैं। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना। किसी चीज के बारे में जानना क्या कहलाएगा आपका? किसी भी चीज के बारे में जानना आपका क्या कहलाएगा? संज्ञान कहलाएगा, कॉग्निटिव कहलाएगा। तो मेरे भाई, ये वाला पॉइंट आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, संज्ञान का मतलब क्या है। ये जो भाई साहब हैं जीन पियाजे, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, इनके द्वारा दी गई थी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। इनकी एक मशहूर पुस्तक है जो कि बात करें हम 1923 में लिखी थी और जीन पियाजे की पुस्तक है द लैंग्वेज। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि चीजें विजिबल ठीक से हो पाए। द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो क्या लिखी गई थी? द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये जो पुस्तक थी ये कब लिखी गई थी? तो 1923 में इनके द्वारा लिखी गई थी। तो ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है जीन पियाजे की पुस्तक का नाम बताइए। हालांकि ये सीटेट के एग्जामिनेशन में इस प्रश्न को नहीं पूछेगा कि जीन पियाजे की पुस्तक का नाम, इनमें से कौन सी पुस्तक जीन पियाजे की है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछता है। ये स्टेट लेवल के टेट एग्जाम में पूछता है। तो द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड ये पुस्तक जो है वो जीन पियाजे की द्वारा लिखी गई है। इनके बात करें ये निवासी कहाँ के हैं, तो ये जो भाई साहब हैं स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं और ये जो है मनोवैज्ञानिक हैं। कैसे हैं? मनोवैज्ञानिक हैं। क्या हैं? मनोवैज्ञानिक हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है इनमें से कोई सा भी। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी। कॉग्निटिव का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में जानना। मनोवैज्ञानिक है। 1923 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। कहाँ के निवासी हैं? तो ये जो निवासी हैं ये आपके कहाँ के हैं मेरे भाई?
तो ये आपके स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। क्लियर है कि नहीं? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? इनके जन्म की बात करें तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। इनका जो जन्म हुआ था, इसको साइड में लिख देता हूँ, 1896 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे नहीं पूछता कि इनका जन्म कब हुआ था, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। 1896 में इनका जन्म हुआ था। 1923 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी, द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक लिखी गई थी। बच्चों के बारे में इन्होंने अपनी एक समझ को दिया है, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया है। इन्होंने बच्चे को सक्रिय ज्ञान का निर्माता कहा है। क्या कहा है? बच्चे को इन्होंने क्या कहा है? सक्रिय सक्रिय ज्ञान का निर्माता। इनके द्वारा बच्चे को क्या कहा गया है? तो सक्रिय ज्ञान का निर्माता इन्होंने बच्चे को कहा है। इन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट यानी कि नन्हा वैज्ञानिक भी कहा है। नन्हा वैज्ञानिक। बच्चों को इन्होंने बताया कि बच्चे खोज करके सीखते हैं, अन्वेषण करके सीखते हैं, अनुसंधान करके सीखते हैं। तो इन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा भी दी है। तो बच्चे को इन्होंने क्या कहा है? बच्चे कैसे होते हैं? सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक इन्होंने कहा था। तो ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि नन्हा वैज्ञानिक बच्चों को किसने कहा है? तो जीन पियाजे ने कहा है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? मैच्योरिटी के रूप में, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी के रूप में इन्होंने बात कही है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। इन्होंने बोला था कि जब बच्चे के अंदर बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आएगी, उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे 6 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का, 15 साल का है, तो एटमॉस्फेयर को देखते हुए भी कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत बायोलॉजिकल जो मैच्योरिटी आती है, एटमॉस्फेयर अलग बात रही, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी उसकी आनुवंशिकता के थ्रू भी जो बायोलॉजिकल मैच्योरिटी उसके अंतर्गत देखने को मिलती है, उसके थ्रू उसके अंदर चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट बनाने की समझ उत्पन्न हो जाती है। इसी को हम कहीं ना कहीं स्कीमा का नाम भी दे देते हैं कि बच्चे किसी भी चीज के बारे में जानकर अपने रूप में उसको, उस समझ को का जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसी को हम स्कीमा का नाम भी दे देते हैं। तो स्कीमा की बात भी किसने की थी? जीन पियाजे के थ्रू ही की गई थी। तो जैसे जैसे बायोलॉजिकल मैच्योरिटी बच्चों के अंतर्गत आएगी, वैसे ही वैसे वो चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देते हैं। ये भी किसके थ्रू कहा गया था? तो ये भी इनके द्वारा कहा गया था, जीन पियाजे के द्वारा कहा गया था। अब कुछ वर्ड्स हैं, कुछ चीजें हैं, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला है अनुकूलन। मेरे भाई यहां पर ये कट गया है, कोई बात नहीं, हम इसको सही कर देते हैं। अनुकूलन। अनुकूलन के बारे में समझते हैं। अनुकूलन होता क्या है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्लियर है मेरे भाई? ये तो विजिबल नहीं होगा। अनुकूलन क्या होता है इसको समझिए। इसको बोलते हैं हम अडेप्शन। वातावरण में अपने आप को ढाल लेना। अपने आप को वातावरण में ढाल लेना क्या कहलाता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? आपका अनुकूलन कहलाता है। तो आप लिख सकते हो वातावरण के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? अडेप्शन कहलाता है मेरे भाई, कहीं ना कहीं अनुकूलन कहलाता है। तो आपसे प्रश्न पूछता है अनुकूलन क्या होता है, तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अब ये जो अनुकूलन है ये 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार इसके कौन कौन से होते हैं, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। पहला होता है आत्मसातीकरण और दूसरा होता है समायोजन। आत्मसातीकरण जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। और समायोजन का मतलब होता है एकोमोडेशन। तो मेरे भाई सबसे पहले हम समझते हैं एसिमिलेशन के बारे में, यानी कि आत्मसातीकरण के बारे में। आत्मसातीकरण क्या होता है? पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना। पहले आपको कोई चीज, मान लीजिए कि मैंने आपको कोई थ्योरी आज समझाई,
मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था, और महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाते पढ़ाते मैं 1935 तक महात्मा गांधी को पढ़ा चुका हूं आपको आज की डेट में। जब मैं कल पढ़ाने के लिए आऊंगा तो 1935 से अब आगे पढ़ाऊंगा, यानी कि जो आपका पूर्व ज्ञान था वो अब आपकी सहायता करेगा नए ज्ञान का सृजन में, नए ज्ञान के सृजन में। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना ही क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण। तो मैं बोल सकता हूं पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना, नवीन या नए ज्ञान को जोड़ना। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को, नए ज्ञान को जोड़ना ही आपका क्या कहलाता है? एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण कहलाता है। दूसरा है समायोजन। जब आपने कल, मैंने आपको मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में 1935 तक पढ़ा दिया, अब मैं 1935 के बाद आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैंने कल जो पढ़ाया था उसमें थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, यानी कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नवीन ज्ञान को जोड़ना। तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नवीन ज्ञान का सृजन, ऐसे बोल सकते हो, नवीन ज्ञान का सृजन, ऐसे बोल सकते हो। तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नवीन ज्ञान में सृजन ही, नवीन ज्ञान को जोड़ना ही, नवीन ज्ञान में तालमेल बैठाना ही आपका क्या कहलाएगा मेरे भाई? कहीं ना कहीं समायोजन कहलाता है। तो दो वर्ड होते हैं आत्मसातीकरण। आपसे प्रश्न पूछता है, सीटेट की तो खास बात है, यहां से प्रश्न उठाता है। तो आत्मसातीकरण क्या होता है? पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना। समायोजन का मतलब होता है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नवीन ज्ञान का सृजन करना ही आपका क्या कहलाता है मेरे भाई? समायोजन कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साम्य धारण, या जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, यानी कि संतुलन की अवस्था। तो आत्मसातीकरण जो हमने अभी पढ़ा था, आत्मसात्करण और समायोजन के बीच की कड़ी, यानी कि आत्मसात्करण और समायोजन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को के अंदर तालमेल बिठाने का काम, संतुलन करने का काम कौन करता है? साम्य धारण या इक्विलिब्रेशन करता है। क्लियर है मेरे भाई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब हम थोड़ा सा एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, एक स्कीमा, जो मैं अभी आपको पढ़ा भी रहा था। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पॉइंट इससे अलग है, इससे इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अभी हम जीन पियाजे पढ़ेंगे, उसकी स्टेजेस को भी पढ़ेंगे, चिंता मत करो, लेकिन उसके बारे में थोड़ा समझ लो। मान लीजिए कि मैंने आपको स्कीमा होता क्या है, स्कीमा क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा, स्कीमा क्या होता है। मान लीजिए कि मैंने आपको पढ़ाया कि ये इंसान है, ये इसकी आंख है और ये इसका मुंह है। क्लियर है भाई? ये इंसान है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा था कि ये इंसान है ऐसे करके, ठीक है भाई? अभी मैं आपको पढ़ाने लग जाऊं कि आदिवासी के बारे में, किसके बारे में पढ़ाने लग जाऊं? आदिवासी के बारे में पढ़ाने लग जाऊं आपको। क्लियर है मेरे भाई? तो जो इंसान के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं, तो फिर आदिवासी को मैं आपसे बोलूं कि देखो, आदिवासी जो होते हैं उनके बाल लंबे होते हैं, उनके नाखून बड़े बड़े होते हैं, बाल बड़े बड़े होते हैं, तो वो एक जंगली टाइप के देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल रहे हैं। तो जब मैं इंसान को ही दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं, आपसे बोल रहा हूं कि देखो उसका लड़का है ना, बाल नहीं कटाता, तो उनके बाल किसके एक तरीके से आदिवासियों की तरह होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो? माइंड सेट कर रहे हो, अपना कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा होता होगा, आदिवासी ऐसा होता होगा। तो जब चीजों के बारे में, जब हम एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वातावरण में जाते हैं, तो वातावरण के अंतर्गत जब हम चीजों को देखते हैं और उनसे खुद स्वयं से अपना एक खुद का कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, वो जो कॉन्सेप्ट बनाया जाता है मेरे भाई, उसी कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं स्कीमा कहते हैं।
क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है। इंसान के बारे में वो चीज पहले से पता थी, हम आदिवासी पर उसको ले गए थे, यानी कि जो चीजें पहले से स्टोर होती हैं उनका प्रयोग करके खुद के दिमाग में अपना कोई एक कॉन्सेप्ट बना लेना ही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। तो मैं बोल सकता हूं मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके नवीन कॉन्सेप्ट बना लेता है। क्लियर है मेरे भाई? तो मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती हैं वह उन चीजों का प्रयोग करके अपने दिमाग में एक नवीन कॉन्सेप्ट बना लेता है। यही आपका क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। अब आलोचनाएं क्या हैं, उसको पढ़ने से पहले हमको इनकी स्टेजेस पढ़नी पड़ेंगी। तो जीन पियाजे ने स्टेज दी थी 4। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो चरण बताए थे, इन्होंने कुल मिलाकर 4 चरणों के बारे में बताया था। कितने चरणों के बारे में बताया मेरे भाई? 4 चरणों के बारे में बताया था। चीजों को समझिएगा और एक एक करके हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो दी थी उसके 4 चरण थे। पहला जो चरण था वो क्या था? पहला था हम जिसको बोलते हैं गामक अवस्थाएं, गामक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। पहला जो बताया था वो बताया था सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम गामक अवस्थाएं भी कहते हैं, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज भी बोलते हैं। इसको इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब ये सेंसरी मोटर स्टेज होता क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझिए। देखिए 0 से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, 0 से 2 वर्ष तक के जो उम्र का बच्चा होता है उसको बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था के अंतर्गत आने वाला बच्चा। क्लियर है मेरे भाई? तो उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जिसमें बच्चा कान का प्रयोग करके, आंख का प्रयोग करके, नाक का प्रयोग करके अधिगम करता है, कहीं ना कहीं चीजों को सीखता है एक तरीके से। क्लियर है? तो जो संज्ञान उसका काम करेगा, उसके सेंसेस जो काम करते हैं उनके थ्रू वो चीजों को सीखने का काम करता है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर तार्किकता देखने को नहीं मिलती है, कल्पनाएं तो कोई मतलब ही नहीं है देखने को। तो ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। बच्चा सिर्फ क्या है, अपने सेंसेस का यूज करके चीजों के बारे में सीखता है। क्लियर है मेरे भाई? तो पहला पॉइंट था ये। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो दूसरा पॉइंट है अपना, ये था पहला। दूसरा जो पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्या बोलते हैं इसको? प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्या बोलते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। अब जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत बच्चा आता है उसकी उम्र सीमा जो होती है वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। क्या? 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं प्री, अरे भाई प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था का बच्चा क्या कहलाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, कहीं ना कहीं तो जो तीसरे नंबर पर आता है उसको बोलते हैं संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोल सकते हो। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था,
जिसको हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, और इसकी जो उम्र सीमा होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है। क्लियर है। और इसके बाद जो आता है चौथे नंबर पर, यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन बनता है, संरक्षण की भावना बच्चे के अंतर्गत देखने को मिलती है, कंजर्वेशन। क्लियर है। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट वो यहाँ पर सीखने लग जाता है। क्लियर है। चौथे नंबर पर आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं क्या, 11 से 16 वर्ष तक की अवस्था। 11 से 16 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसके अंतर्गत बच्चे के अंतर्गत यहाँ पर तार्किकता भी देखने को बच्चे के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। लॉजिकलिटी यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर कल्पनाएं आ जाती हैं, कल्पनाएं आ जाती हैं। चिंतन आ जाता है बच्चे के अंतर्गत कहीं ना कहीं। अमूर्त चिंतन भी देखने को मिलता है, वो भी कैसा, अमूर्त चिंतन भी देखने को मिलता है। बाकी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं और भी बताऊंगा आपको चीजें। इनको विकासात्मक ज्ञान का जन्मदाता भी बोल सकते हो आप। खोज एवं निर्माण का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया था। प्रयोगात्मक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था। इनका जो प्रयोग था वो अपने बच्चे पर ही किया गया था। जीववाद का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया था। संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, विकासात्मक, ये सारे के सारे जो सिद्धांत है ये इनके द्वारा ही दिए गए थे। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्लियर है। अभी मैंने एक चीज छोड़ दी थी ऊपर, उसकी बात करते हैं आलोचनाओं की। तो मेरे भाई इन्होंने जो आलोचनाएं बताई थी, पहली आलोचना थी इनकी मानसिक विकास के जो चरण है वो अपवर्तनशील बताए। इन्होंने बोला कि जो 4 चरण है, 4 स्टेज है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो पहली आलोचना थी। दूसरा था पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है, लेकिन लेव वाइगोत्स्की साहब इनके अपोजिट पहुंच गए। उन्होंने बोला देखो विकास तो होता है, मानते हैं हम, अधिगम भी होता है, ये भी मानते हैं, लेकिन पहले अधिगम होता है फिर विकास होता है। तो कहीं ना कहीं लेव वाइगोत्स्की साहब की जो बात थी वो कहीं ना कहीं ठीक थी। अधिगम पहले होता है, विकास बाद में होगा। विकास पहले हो जाएगा तो फिर अधिगम की आवश्यकता ही क्या होगी मेरे भाई। तो ये आलोचना मुझे भी सटीक लगती है इनकी। और अपवर्तनशील पहले में बोल रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं गलत बात है। परिवर्तनशील है, इनमें चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है मेरे भाई। जीववाद का इन्होंने सिद्धांत दिया था, और एक अहम केंद्रितता की बात की गई थी, उसको भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि चीजें रह जाएं। क्लियर है। चीजें ना रहें तो ही बात ठीक रहेगी भाई। चलिए, पहला जो पॉइंट है वो है जीववाद। इन्होंने जीववाद की बात की थी। जीववाद, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इस वजह से मैं इसको नहीं छोड़ रहा हूं। एनिमिज्म, अरे भाई जब बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर नहीं कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है, सजीव व निर्जीव के बीच अंतर नहीं कर पाता है। जब बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर नहीं कर पाता है तो उसे बोलते हैं जीववाद, एनिमिज्म। क्लियर है मेरे भाई। दूसरा एक और है ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रता। अहम केंद्रता, ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा समझिए। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है, इसी को बोलते हैं अहम केंद्रता। कहीं ना कहीं यहाँ अहम की भावना देखने को मिलती है। बच्चे को लगता है जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। तो मेरे भाई ये था जीन पियाजे का सिद्धांत, और संज्ञानवाद का सिद्धांत जो दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी दी गई थी इनके द्वारा, वो यही दी गई थी। तो मेरे भाई मुझे लगता है कि आज के टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आप इतना पढ़ के बचा जाएंगे। रही बात इनकी स्टेजेस की, तो उनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में हम किसी और वीडियो के अंदर शॉर्ट वीडियो ले आएंगे, उसके अंदर आपसे बात करेंगे। क्लियर है मेरे भाई। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करते जाएं।